मदर टेरेसा नोवेल्स स्कूल बाड़मेर में ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज मैं आपको 11वीं क्लास का तीसरा चैप्टर अपवाह यानी प्रवाह समझाऊंगा। इससे पहले मैंने आपको समझाया था भारत की स्थिति, विस्तार एवं अब स्थिति। इसके बाद दूसरा अध्याय वो आपका इस वर्ष के लिए सिलेबस से हटा दिया गया है। उसके बाद आता है तीसरा अध्याय अपवाह यानी प्रवाह। तो भारत के संदर्भ में अपवाह और प्रवाह, प्रवाह या अपवाह किसे कहते हैं? जब किसी मुख्य नदी में सहायक नदियों के द्वारा या उसकी जलधाराओं के द्वारा उसमें पानी बह करके आता है तो उसे अपवाह कहा जाता है। और जल के बहने की जो प्रक्रिया होती है उसे प्रवाह कहा जाता है। और जिस क्षेत्र में वो पानी बह करके आता है या बहता है तो उसे जल प्रवाह कहा जाता है। और उस सहायक नदियों और मुख्य नदियों के द्वारा जो एक जाल बनता है उसे जल प्रवाह तंत्र या प्रवाह जाल कहा जाता है। तो इस प्रकार से अपवाह को भारत में, अपवाह के आधार पर भारत में इसको कितने भागों में बांटा गया है? अपवाह भारत में अपवाह प्रणाली को कितने भागों में बांटा गया है? तो अपवाह प्रणाली को भारत में 3 भागों में बांटा गया है। पहला है बंगाल की खाड़ी का प्रवाह तंत्र, नंबर 2 अरब सागर प्रवाह तंत्र, और नंबर 3 अंतः प्रवाह तंत्र। जबकि भौगोलिक दृष्टि से इसे 3 भागों में बांटा गया। नंबर 1 प्रवाह तंत्र और नंबर 2 प्रायद्वीपीय प्रवाह तंत्र, और तीसरा है अंतः प्रवाह तंत्र। अगर भौगोलिक दृष्टि से देखा जाए तो इसे 3 भागों में बांटा है। एक हिमालयी प्रवाह तंत्र, दूसरा है प्रायद्वीपीय प्रवाह तंत्र और तीसरा है अंतः प्रवाह तंत्र। जबकि इसको सामान्य रूप से देखा जाए तो बंगाल की खाड़ी का प्रवाह तंत्र, दूसरा है अरब सागरी प्रवाह तंत्र और तीसरा है अंतः प्रवाह तंत्र। बंगाल की खाड़ी का प्रवाह तंत्र का मतलब है चाहे वो हिमालय से बहने वाली नदियां हों या दक्षिण भारत से बहने वाली नदियां हों, जिसके जल का विसर्जन बंगाल की खाड़ी में होता है। अर्थात इस बंगाल की खाड़ी में होता है, चाहे इधर से आने वाली नदियां हों चाहे इधर से आने वाली नदियां हों, अगर उसका जल बंगाल की खाड़ी में विसर्जित होता है तो उसे बंगाल की खाड़ी का प्रवाह तंत्र कहा जाता है। इसके बाद दूसरा आता है अरब सागरी प्रवाह तंत्र। तो अरब सागरी में कुछ नदियों का पानी इधर विसर्जित होता है अरब सागर में, तो उसको कहा जाता है अरब सागरीय प्रवाह तंत्र। इसके बाद में अंतः प्रवाह तंत्र। कुछ नदियां ऐसी होती हैं जो हिमालय से निकलने वाली होती हैं या पहाड़ियों से निकलने वाली होती हैं, छोटी छोटी नदियां, वो किसी मुख्य नदी में या किसी खाड़ी या समुद्र में न गिर करके
वो किसी झील में विलुप्त हो जाती हैं या फिर धोरों में विलीन हो जाती हैं, उनका जल समुद्र तक नहीं पहुंचता है। तो ऐसी नदियों को अंतः प्रवाह तंत्र की नदियां कहा जाता है। जैसे आपके घग्गर नदी है, एक सरस्वती नदी है, ये ऐसी नदियां हैं जो जिनका जल समुद्र तक नहीं पहुंचता है। इसी प्रकार से इसको भौगोलिक दृष्टि से प्रवाह तंत्र को 3 भागों में बांटा गया। हिमालय से निकलने वाली नदियां, यानी कि उत्तर भारत की जो भी नदियां हैं हिमालय से निकलती हैं, चाहे फिर वो बंगाल की खाड़ी में गिरती हों, चाहे फिर वो अरब सागर में गिरती हों। जो हिमालय से निकलने वाली नदियां हैं तो उनके प्रवाह तंत्र को हिमालयी प्रवाह तंत्र कहा जाता है। कुछ नदियां होती हैं प्रायद्वीपीय भारत यानी दक्षिण भारत से निकलने वाली नदियां, चाहे वो अरब सागर में विसर्जित होती हों, चाहे वो बंगाल की खाड़ी में विसर्जित होती हों। तो अगर वो दक्षिण यानी प्रायद्वीपीय भारत से निकलने वाली नदियां हैं तो उनको प्रायद्वीपीय प्रवाह तंत्र कहा जाता है। इसी प्रकार से अंतः प्रवाह तंत्र वही है पहाड़ियों से निकलने वाली नदियां जिनका जल समुद्र तक नहीं पहुंचता है या किसी झील में विलीन हो जाती हैं या फिर धोरों में विलीन हो जाती हैं, उनका प्रवाह तंत्र समाप्त हो जाता है, तो उनको अंतः प्रवाह तंत्र कहा जाता है। अब हिमालय से निकलने वाली जो नदियां हैं या बंगाल की खाड़ी में निकलने वाली नदियां, जो हिमालय से निकलने वाली नदियां हैं उनमें से सिंधु नदी है, लेकिन वो अरब सागर में गिरती है। एक गंगा नदी है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। एक ब्रह्मपुत्र नदी है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ये मुख्य नदियां हैं जो हिमालय से निकलने वाली हैं और वो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, और एक सिंधु नदी अरब सागर में गिरती है। इसके बाद में कुछ प्रायद्वीपीय नदियां हैं, जैसे गोदावरी नदी है, कृष्णा नदी है, कावेरी नदी है, तो ये या महानदी है। तो ये जो नदियां हैं वो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, और कुछ दक्षिण भारत की नदियां हैं जैसे ताप्ती, नर्मदा, ये नदियां भी अरब सागर में गिरती हैं, लेकिन ये प्रायद्वीपीय प्रवाह तंत्र का भाग होती हैं। इसके बाद अंतः प्रवाह तंत्र की कुछ नदियां हैं राजस्थान से पंजाब हरियाणा तक का जो भाग है वह इसमें अंतः प्रवाह की नदियां अधिक पाई जाती हैं। सरस्वती है, घग्गर नदी हैं जो विलुप्त हो गई हैं, इस समय विलीन हो गई हैं, तो उनको अंतः प्रवाह की नदियां कहा जाता है, अंतः प्रवाह तंत्र कहा जाता है। इसमें से मैं हिमालय से निकलने वाली नदियां यानी बंगाल की खाड़ी के अववाह तंत्र को या हिमालय से निकलने वाली नदियों का वर्गीकरण आपको आज समझाता हूं। तो हिमालय प्रवाह तंत्र, इसमें एक मुख्य नदी है ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में आप पढ़ते हैं हमारे पहले उद्गम होता है मानसरोवर झील। ये हिमनद पोखरचू स्थान है। 3 देशों से होकर बहती है। इसमें चीन, भारत और पाकिस्तान। कुल लंबाई नहीं, बांग्लादेश, यहाँ पे ये लिखेंगे
चेमायुंगडुंग। चेमायुंगडुंग। कुल लंबाई इसकी कुल लंबाई है 2900 किलोमीटर। परिवर्तित नाम भारत में लंबाई इसकी है 916 किलोमीटर। आसाम में 750 किलोमीटर और चीन में 1200 किलोमीटर की लंबाई पाई जाती है। शेष बांग्लादेश में पाई जाती है। सहायक नदियां देहांग, दिबांग और लोहित। इसके बाद में विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप पाया जाता है। वो जामोली द्वीप। अलग अलग नाम हैं इसके। असम के मैदान का निर्माण करती है। यह है भारत की सबसे चौड़ी नदी है। इसके नाम अलग हैं। भारत में इसको जाना जाता, चीन में इसको जाना जाता है सांगपो के नाम से, भारत में जाना जाता है ब्रह्मपुत्र के नाम से, और बांग्लादेश में जाना जाता है इसे जमुना के नाम से। तो इस प्रकार से इसको हम सचित्र वर्णन करते हैं, उसे देखिए। इसका सचित्र वर्णन करते हैं। देखो, ब्रह्मपुत्र नदी का प्रवाह तंत्र, इसका उद्गम मानसरोवर झील में चेमायुंगडुंग है। बोकरचू हिमनद से सिंधु नदी का उद्गम होता है। ये 3 देशों से होकर बहती है, चीन, भारत और बांग्लादेश। इसकी कुल लंबाई 2900 किलोमीटर है। भारत में इसकी लंबाई 916 किलोमीटर है और आसाम में 750 किलोमीटर है। चीन में इसकी लंबाई 1200 किलोमीटर है। इसकी सहायक नदियां दिबांग, देहांग और लोहित है। ये भारत की सहायक नदियां हैं जो अरुणाचल प्रदेश में मिलती हैं। इसके बाद में विश्व का ये सबसे बड़ा नदी द्वीप, इस ब्रह्मपुत्र नदी में विश्व का एक सबसे बड़ा नदी द्वीप पाया जाता है, जिसे जामोली द्वीप कहा जाता है। इस द्वीप में लोग भी रहते हैं वहाँ। आसाम के मैदान का निर्माण इस नदी के द्वारा होता है।
भारत की ये सबसे चौड़ी नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी है, ये भारत की सबसे चौड़ी नदी कही जाती है या है। इसको सचित्र कैसे समझेंगे, इसको देखिए। इसी स्थान पर तिब्बत के मानसरोवर, ये तिब्बत स्थान है, यहां पर एक झील है जिसका नाम है मानसरोवर। मानसरोवर, इस झील के पास में एक हिमनद है, इसका नाम है चेमा युंगडुंग। चेमा युंगडुंग, यहां से एक नदी निकलती है और पूर्व की दिशा में बहती है, पूर्व की दिशा में बहती हुई जाती है ये नदी, और ये दूरी चलती है 1200 किलोमीटर की, और इस नदी का नाम चीन में है सांगपो। इसे सांगपो नदी के नाम से जाना जाता है, सांगपो नदी से। ये 1200 किलोमीटर की दूरी यहां तक जाएगा, भारत के अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। यहाँ की पहाड़ियों को ये भेद करके आगे नहीं जा पाती है, और यहाँ से ये भारत में दक्षिण पश्चिम की दिशा में मुड़ जाती है, उसके बाद में ये बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। इस प्रकार से ये नदी यहाँ पर बहती है। ये अब यहाँ पर भारत में इसकी जो कुल दूरी है वो 916 किलोमीटर है, और जबकि असम राज्य में ये इसकी दूरी 750 किलोमीटर की दूरी है। यहाँ पर इस नदी को ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है, ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र, और जबकि बांग्लादेश में इसको जाना जाता है जमुना के नाम से, जमुना नदी, जमुना नदी के नाम से। इसके बाद में यहाँ पर इसमें तीन सहायक नदियाँ मिलती हैं। इनके नाम हैं दिबांग, देहांग और लोहित, ये इसकी सहायक नदियाँ हैं। और इसमें इसी स्थान पर आसाम में एक द्वीप पाया जाता है, इस द्वीप को कहते हैं जामोली द्वीप, जामोली द्वीप, ये जामोली द्वीप है। इस प्रकार से ये विश्व की सबसे चौड़ी नदी है, भारत की सबसे चौड़ी नदी है, और 3 देशों से होकर के बहने वाली नदी है। यहाँ पर ये जो मैदान बनता है यहाँ पर आसाम का, इसे आसाम का मैदान कहा जाता है। इसका निर्माण ब्रह्मपुत्र नदी के अवसाद से हुआ है। तो विश्व के मानचित्र में, भारत के मानचित्र में इसको आप समझ सकते हैं। ये मानसरोवर झील है, तिब्बत पर है। यहाँ पर एक हिमनद है जिसे चेमायुंगडुंग कहा जाता है। यहाँ से एक नदी बहती है जो पूर्व दिशा में चलती है। पूर्व दिशा में बहती हुई ये 1200 किलोमीटर की दूरी तय करती है। इसके बाद में ये भारत के अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करके और ये दक्षिण पश्चिम दिशा में मुड़ जाती है और आसाम के रास्ते होते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करती है और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इस नदी के द्वारा ही यहाँ पर सुंदरवन के डेल्टा का निर्माण होता है। इधर से एक गंगा नदी आती है, तो गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी के संयुक्त रूप से एक डेल्टा का निर्माण होता है जिसे सुंदरवन का डेल्टा कहा जाता है। तो इन दोनों नदियों की भागीदारी सुंदरवन डेल्टा के निर्माण में रहती है। इस नदी में सहायक नदियां भारत की 3 आकर के मिलती हैं, दिबांग, देहांग और लोहित। इसकी भारत में जो दूरी है वो है आपकी 916 किलोमीटर, जबकि आसाम में इसकी 750 किलोमीटर की दूरी है। और उसके बाद में ये प्रवेश करती है बांग्लादेश में। बांग्लादेश में इस नदी को जमुना नदी के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार से ये अंतर्राष्ट्रीय नदी है जो 3 देशों से होकर के बहती है।
दूसरी देखते हैं सिंधु नदी। का प्रवाह तंत्र, सिंधु नदी का प्रवाह तंत्र देखते हैं। उद्गम होता है इसका, उद्गम मानसरोवर झील, मानसरोवर झील में बोखर्छु हिमनद से, बोखर्छु हिमनद से। ये 3 देशों से होकर के बहती है। चीन, भारत और पाकिस्तान, चीन, भारत और पाकिस्तान। कुल लंबाई इसकी कुल लंबाई है वो है 2880 किलोमीटर। कुछ किताबों में यहाँ 3200 किलोमीटर भी दिखाते हैं, जिसमें कुछ ऐसा भाग जोड़ लिया जाता है जिसकी छोटी सी और शाखाएं आकर के यहाँ से मिलती हैं। तो कुछ में यह 3200 किलोमीटर भी दिखाई देती है, लेकिन मुख्य जो दूरी है वो 2880 किलोमीटर की दूरी है। भारत में लंबाई भारत में इसकी लंबाई 1114 किलोमीटर है, जो जम्मू कश्मीर में बहती है। इसके बाद में सर्वाधिक लंबाई जो है, सर्वाधिक लंबाई पाकिस्तान में है, पाकिस्तान में पाई जाती है। इसकी सहायक नदियां हैं, एक झेलम, दूसरा चेनाब, तीसरा रावी, चौथा ब्यास और पांचवी सतलुज, सतलुज नदी। ये भारत की नदियां हैं जो पंजाब के रास्ते से होकर के सिंधु नदी में मिलती हैं। इसके बाद में अन्य कुछ नदियां हैं जो पाकिस्तान की भी है, इसमें सहायक नदियां मिलती हैं। इससे पंजाब और हरियाणा के मैदान का निर्माण होता है। पंजाब और हरियाणा के जो मैदान का निर्माण हुआ है वो सिंधु नदी के द्वारा ही हुआ है। सिंधु समझौता के अनुसार सिंधु समझौता जो हुआ था उसमें भारत पाक का जो हिस्सेदारी थी वो थी 20:80 की, अर्थात भारत और पाक में जो सिंधु समझौता हुआ था उसमें सिंधु नदी का जो पानी का उपयोग है 20% भारत और 80% पाकिस्तान करेगा, क्योंकि इसकी अधिकांश लंबाई पाकिस्तान में है और भारत में इसकी लंबाई कम है। इसका जो जल का विसर्जन होता है वो अरब सागर में होता है, ये अरब सागर में गिरती है, तो इसे कह सकते हैं अरब सागरीय नदी। लेकिन ये हिमालय से निकलने वाली नदी है। इसके उद्गम को कैसे समझते हैं देख लीजिएगा। ये मानसरोवर झील है, मानसरोवर झील। यहाँ पर एक हिमनद है जिसका नाम
बोखर्चू है। बोखर्चू, यहां से एक नदी बहती इस प्रकार से और अरब सागर में गिर जाती है। इस प्रकार से बहती हुई नदी ये नदी है सिंधु नदी, इसे कहते हैं सिंधु नदी। ये चीन है, ये भारत है और ये पाकिस्तान है। इसकी कुल लंबाई, यहां पर इसकी लंबाई, भारत में जो इसकी लंबाई है 1114 किलोमीटर और यहां से लेकर के यहां तक इसकी कुल जो लंबाई है वो है 2880 किलोमीटर। सर्वाधिक लंबाई पाकिस्तान में है। इसकी सहायक नदियां, एक तो नदी ये है झेलम, दूसरा है चेनाब, इसके बाद में है रावी और इसके बाद में है व्यास और इसके बाद में है सतलुज। ये नदियां पंजाब प्रांत से बहती हुई और ये फिर उसके बाद पाकिस्तान के रास्ते सिंधु नदी में मिल जाती हैं। इन सिंधु नदी और इन सहायक नदियों के द्वारा भारत के एक विशाल मैदान, जिसे पंजाब हरियाणा का मैदान कहते हैं, इस मैदान का यहाँ पर निर्माण होता है। पाकिस्तान का कुछ भाग, पंजाब का कुछ भाग पाकिस्तान में ही पाया जाता है, तो उसका भी निर्माण इन्हीं सहायक नदियाँ और इस सिंधु नदी के द्वारा होता है। एक समझौता हुआ था भारत और पाकिस्तान में इस नदी के जल के उपयोग के लिए। उस समझौते के अनुसार जो 80% जल है वो पाकिस्तान उपयोग करता है और 20% जल है वो भारत उपयोग करता है। ये एक समझौते के अनुसार संधि की गई थी। ये नदी अंत में अपने जल का जो विसर्जन है वो अरब सागर में करती है, अरब सागर में, लेकिन ये पाकिस्तान के रास्ते अरब सागर में गिरती है। इस प्रकार से हिमालय से निकलने वाली, इधर पूर्व की दिशा में बहने वाली ब्रह्मपुत्र नदी है और मानसरोवर झील से निकलने वाली पश्चिम दिशा में बहने वाली सिंधु नदी है। एक बार फिर समझ लीजिए, सिंधु नदी का उद्गम मानसरोवर झील के पास बोखर्चू हिमनद से होता है और ये नदी तिब्बत पर बहती हुई भारत के जम्मू कश्मीर राज्य से प्रवेश करती है और इसमें बहती हुई पाकिस्तान के रास्ते अरब सागर में गिर जाती है। इसकी कुल लंबाई 2800 किलोमीटर है और भारत में इसकी लंबाई 1114 किलोमीटर है, यानी 1114 किलोमीटर भारत में इसकी लंबाई है। इसकी सहायक नदियां हैं झेलम, चेनाब, रावी, व्यास और सतलुज। ये इसकी सहायक नदियां हैं जो पंजाब के रास्ते सिंधु नदी में पहुंचती हैं। इसके बाद में आता है हिमालयी नदियों में एक गंगा नदी का अफवाह तंत्र। इसके बाद में अगले वीडियो में आपके भारत की गंगा नदी के अफवाह तंत्र के बारे में समझाऊंगा। गंगा नदी भारत की सबसे पवित्र नदी है और भारत की सबसे बड़ी नदी है। इसकी सहायक नदियां यमुना और झेलम, यमुना, घग्गर और घाघरा और सोन नदी या चंबल, ये अन्य नदियां हैं, उनके बारे में